Hey everybody, this is Jankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IITJ. In the last lecture we discussed pole and polar. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स. लेकिन इससे पहले केस बाय केस हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल्स देख लेते हैं, क्योंकि जब भी अगर एडवांस में क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है मल्टीपल करेक्ट में आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले. ओके, तो पहले आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें, कि फिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है. वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बहुत सारे क्वेश्चन वो कर सकता है. जेई का भी क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं, जेई 2009 का. ठीक है, तो केस बाय केस देखते हैं. पहला केस है C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. देख रहे हैं C1 C2 का जो लेंथ है वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर है. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ रहेगा, किसी भी केस में आपको सर्कल, दो सर्कल के इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, तो आप उससे कैलकुलेट कर लेना C1 C2 और R1 प्लस R2 डिस्टेंस कि क्या है, ये ग्रेटर आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, ये इससे छोटा आ रहा है, क्या हो रहा है ये आप पहले देख लेना. तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, यानी इस तरह का कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा, तो इसमें क्या आता है, इसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आता है जिसको हम DCT कहते हैं, राइट, DCT. और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये भी कॉमन टेंजेंट है, इसको हम कहते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो क्या आ गया, इस केस में दो DCT प्लस दो TCT, यानी इन टोटल फोर कॉमन टेंजेंट्स. फोर कॉमन टेंजेंट्स. ये क्लियर है कि जब भी C1 C2 आपको ये कैलकुलेट करना है, दोनों के सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर ग्रेटर है दोनों के रेडियस के सम से, तो क्या इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा. और कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे, चार. इसमें दो की ये होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. क्लियर है. अच्छा, अब आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल भी पूछ सकता है, तो इसमें क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है सर्कल का, क्या तो नहीं, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स. ठीक. फिर दूसरा केस आता है C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2. देखिए यहां पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स और R1 प्लस R2 ये इक्वल है, तो इस केस में क्या होता है, दो DCT और एक TCT. ठीक है, यानी टोटल थ्री कॉमन टेंजेंट. थ्री कॉमन टेंजेंट्स, दो DCT प्लस एक TCT, यानी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है. अब तीसरा केस आता है ना, जब देखिए C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा है. इस बार C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा है. तो केस 3 C1 C2 लेकिन मॉड ऑफ R1 यानी डिफरेंस ऑफ रेडियस से तो बड़ा ही होगा, कि द मोमेंट ये डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल हो गया ना, तो ये इसके अंदर आएगा जस्ट टच करता हुआ. और अगर उससे छोटा हो गया, डिफरेंस ऑफ रेडियस से छोटा हो गया, तो इस टाइप का सीन बन रहा होगा यहां. वो भी दोनों केस हम डिस्कस कर लेते हैं. अब इस केस में देखिए, क्या कोई TCT है, क्या कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रहा है, नहीं बन रहा है. दिख रहा है ना आपको. तो बस क्या आ रहा है, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो टोटल टू टेंजेंट्स. ओके, ये नोट कर लो. दो और केस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा. यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तो विजुअलाइजेशन स्टार्ट होगा आपका. और एक बार आप विजुअलाइज कर लेंगे फिर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे. ठीक है, नोट कर लो. ओके, मैंने केस 2 और केस 3 रब करा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था. अब केस 4 क्या होगा, केस 4 में C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव रखना है. अगर एक का रेडियस 3 है दूसरे का 7 है, तो मुझे बताना है डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, डिफरेंस जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है. ठीक है, यानी 4. तो देखिए ये R1 है और ये R2 है. अब जब R1 माइनस R2 करोगे आप, तो आपको क्या मिल रहा है, R1 माइनस R2 करने पे मिल रहा है C1 C2. अब बोलोगे मॉड क्यों नहीं लिया, क्योंकि R1 ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ग्रेटर है. अगर मुझे नहीं पता रहता तब हम मॉड लेते. यहाँ पे तो दिख रहा है ना कि R1 ग्रेटर है. ठीक, तो केस 4 इसमें कितने टेंजेंट थे, कॉमन टेंजेंट बस एक ही.
TCT, तो आ गया 1 कॉमन टेंजेंट। ओके, ठीक है, नोट कर लो केस 5। केस 5 में क्या हो रहा है, C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब देखिए R1 माइनस R2 करें, सॉरी R1 माइनस R2 करें, ठीक, तो क्या हो रहा है, ये एक्चुअली C1 C2 से ग्रेटर है थोड़ा सा, क्योंकि R1 में जब R2 घटाएंगे तो ये तो ऑलरेडी बच जाएगा C1 C2 प्लस इतना, तो यानी C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू से भी छोटा है। तब क्या होगा कि वो टच नहीं करेगा ना तो कट करेगा, जो दूसरा सर्कल होगा वो कंप्लीटली इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है, द सेकंड सर्कल विल कंप्लीटली लाई इनसाइड द फर्स्ट सर्कल। इस केस में क्या हो रहा था कि सेकंड सर्कल इज लाइंग इनसाइड बट टचिंग एट अ पॉइंट, और उसी पॉइंट को टच करते हुए जा रहे हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेकिन यहां पे कोई टच का कंडीशन है ना कट का कंडीशन है, ठीक है, कंप्लीटली अंदर आ रहा है। एक डाउट होता है कि 5 केस डिस्कस करने के बाद हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला केस नहीं डिस्कस किया, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला केस ही इसका स्पेशल केस है, ठीक ना, इसी में जब सेम सेंटर हो जाएगा तो स्पेशल केस आएगा, तभी ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा होगा, C1 C2 लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर, यहां पे कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो क्या, कोई कॉमन टेंजेंट नहीं, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। ओके, पांचों केस डिस्कस कर लिए। अब पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज में कुछ भी प्रॉपर्टीज अभी इलेबोरेट कर देता हूं। एक प्रॉपर्टी आता है ना कि C1 C2 P और Q, ये जो चारों पॉइंट होगा ये कोलिनियर होगा, यानी सब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी है ये जो P पॉइंट है यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो ये Q पॉइंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है C1 और C2 एक इंटरनली R1:R2 में डिवाइड करता है और दूसरा R1:R2 का एक्सटर्नल डिवीजन करता है। तो इसका प्रूफ कैसे आता है, प्रूफ आता है हम इसको ज्वाइन करेंगे इधर भी, फिर सिमिलैरिटी से एंगल का सिमिलैरिटी आप क्लास 10th में पढ़े थे, उससे हम इसका प्रूफ निकालते हैं। तो प्रॉपर्टी अच्छे से पहले लिखवा देता हूं आपको, इतना नोट कर लो आप। ओके, ये नोट करके लिख लो, द पॉइंट C1 P C2 एंड Q आर कोलिनियर, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं ये डायमीटर वाला लाइन है और एक सर्कल डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो जो कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी सिमेट्री वाले लाइन पे ही आएगा, ठीक है, तो C1 P C2 एंड Q आर ऑलवेज कोलिनियर। दूसरा पॉइंट है द पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड द जॉइन ऑफ, द पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स द जॉइन ऑफ C1 एंड C2, एक इंटरनली R1:R2 और दूसरा एक्सटर्नली R1:R2, ठीक है, वो आप देखिए। तो प्रूफ इसका हम देखते हैं, पहले एक्सटर्नल डिवीजन वाला प्रूफ हम देख लेते हैं, तो ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं D1, ये D2, ये लेंथ क्या है R1 और ये लेंथ है R2, ठीक है, डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना आपको, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना तो नहीं दिया, ये देख लो। तो अब देखो ट्रायंगल C1 D1 Q एंड ट्रायंगल C2 D2 Q, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, C1 D1 Q एंड C2 D2 Q, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q और ये 90 डिग्री है, एंगल D1 इक्वल्स टू एंगल D2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, तो जब दो एंगल इक्वल है तो ये तीसरा भी इक्वल ही होगा, तो इसीलिए एंगल सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यानी साइड्स प्रोपोर्शनल है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं कह सकता हूं C1 D1 अपॉन C2 D2 इज इक्वल टू C1 Q
अपॉन C2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए C1 D1 क्या है और C2 D2 क्या है। C1 D1 है R1 और C2 D2 है R2। तो C1 D1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा R1 और C2 D2 के जगह पे मैं लिखूंगा R2। ठीक है, तो क्या आ गया C1 क्यू अपॉन C2 क्यू इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो आ गया ना डिवीजन। और चूंकि क्यू पॉइंट ये दोनों के बाहर लाई करेगा तो यानी ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो हेंस प्रूफ एक्सटर्नल डिवीजन वाला ये पॉइंट प्रूव हो गया ना कि C1 क्यू अपॉन C2 क्यू इज इक्वल टू R1 बाय R2। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमें C1 P अपॉन C2 P इज इक्वल टू R1 बाय R2 भी प्रूव करना है, वो भी कर लेते हैं प्रूफ। पहले ये नोट कर लो, इसका प्रूफ नोट कर लो। उसमें भी हम ज्वाइन करेंगे इसको और फिर इसको। फिर ये एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ रहे हो, और एक 90 डिग्री। तो उसमें भी आ जाएगा C1 P अपॉन C2 P इज इक्वल टू R1 बाय R2। नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इसको मिटा देता हूं। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसलिए हमने मिटाया। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मिला देते हैं सेंटर को। ये R1 है, इसको हम कर देते हैं T1। इसको भी मिलाओ, इसको हम कहते हैं T2। ये क्या हो जाएगा R2। अब देखो ट्रायंगल C1 T1 P, ये 90 डिग्री, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना, सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन से परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट। तो ट्रायंगल C1 T1 P एंड ट्रायंगल C2 T2 P, इसमें ऑब्जर्व करो आप तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, C1 P T1 इज इक्वल टू C2 P T2। और दूसरा एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे C1 T1 अपॉन C2 T2 इज इक्वल टू C1 P अपॉन C2 P। C1 T1 क्या है R1 और C2 T2 क्या है R2। तो फिर से आ गया C1 P अपॉन C2 P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और ये पॉइंट C1 और C2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है R1 बाय R2 पर। ठीक है, R1 इज टू R2 पर। तो सेक्शन फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन में मैंने क्लियर करा था आपको अच्छे से। तो अब क्या आप P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? तो पहला एडवांस कॉन्सेप्ट इसका, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, ये एडवांस लाइक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहला कॉन्सेप्ट आया अभी। P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास ये C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन। और दूसरा आया C1Q अपॉन C2Q इज इक्वल टू R1 बाय R2। ये आया एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है? नोट कर लो। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे P और Q के। क्या आप निकाल पाओगे? बहुत इजीली निकलेगा। इंटरनल वाला तो बहुत आसानी से निकलेगा। एक्सटर्नल में क्या करना होता है, बस माइनस वाला। ठीक है, R1 इज टू माइनस R2 का आप इंटरनल डिवीजन ही उसको मान सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि हम R1 इज टू माइनस R2 का हम इंटरनल डिवीजन एज्यूम कर सकते हैं। तो उससे हम P और Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो P के कोऑर्डिनेट आए, देखिए आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है। ये भी अब मिटाता हूं थोड़ा सा।
ओके, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? R1 is to R2 का इंटरनल डिवीजन, तो R1 into X2 प्लस R2 into X1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से हो जाएगा R1 Y2 प्लस R2 Y1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? नोट करो। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? R1 X2 प्लस R2 X1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा R1 Y2 प्लस R2 Y1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? नोट करो। ओके, अब चलो Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो Q क्या कर रहा है? C1 और C2 को R1 is to R2 का एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसको हम इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आता है कि हम ये एज्यूम कर पा सकते हैं कि ये Q पॉइंट जो है वो R1 is to माइनस R2 का इंटरनल डिवीजन कर रहा है। तो चलो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट निकालो, क्या एज्यूम करना है? R1 is to माइनस R2 का इंटरनल डिवीजन, तो क्या आ जाएगा? R1 X2 माइनस R2 X1 अपॉन R1 माइनस R2। जिनको भी दिक्कत है इसमें वो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 ही देख लें, उसमें मैंने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बता रखा है, और सेक्शन फार्मूला तो इनफैक्ट क्लास 10th में भी रहता है ना। ठीक है, ये आ गया Q का कोऑर्डिनेट, नोट कर लो। हमने P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। एक्चुअली जीमेल में इतने कॉन्सेप्ट से भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअली हमारा कुछ ही टॉपिक बचा है इसमें, एक बचा है लेंथ ऑफ ये D1 D2, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और बच जाता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, लेकिन पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा उसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम देख रहे होंगे आगे के टॉपिक्स। ओके, क्वेश्चन है if the two circles intersect in two distinct points then, आपको ये R में रिलेशन बताना है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, यानी कुछ इस तरह का होगा सर्कल, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम? C1 C2 is less than R1 plus R2 but greater than mod of R1 minus R2। यही कंडीशन लगाना लोग भूल जाते हैं, ठीक है, अक्सर ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सॉल्व, अब कंप्लीट हुआ है कंडीशन। C1 C2 सेंटर क्या है? एक का है 1,3 और इसका है 4,-1, और रेडियस क्या है? इसका रेडियस है R, है प्रिसाइजली मॉड R, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो मॉड R है, और इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है √16 + 1 - 8, यानी √9, दैट मींस 3। क्लियर? अब कंडीशन लगा दो। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यानी C1 C2 = 5। यार ठीक, अब अप्लाई कर दो कंडीशन, तो मॉड ऑफ R1 - R2, अब अप्लाई कर दो, तो 5 mod R - 3, ठीक है।
यही कंडीशन अप्लाई करना है। पहले ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, पहले ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 लेस देन मॉड r प्लस 3, तो 5 माइनस 3 2, ठीक है। मॉड r ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, या तो r बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये क्लियर है? अब ये डबल मॉडुलस इनइक्वालिटी है, ठीक है, मॉडुलस के बाहर भी मॉडुलस है और इनइक्वालिटी है, इसको ऑपरेट करना है। तो चलिए, ये लेस देन 5, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अंदर वाला पार्ट है मॉड r -3, ये -5 से 5 की ओर जा रहा होगा, ठीक है। +3 ऐड कर दो सब में, तो मॉड r -2 से 8 तक जाएगा, ठीक। अब देखो, चूंकि ये मॉड r है, ठीक ना, तो ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो मॉड r लेस देन 8, ठीक है, मॉड r 0 से 8 तक जाएगा, यानी r बिलोंग्स टू -8 से 8, ठीक है, r बिलोंग्स टू -8 से 8, -9 क्यों नहीं हो सकता, देख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और नेगेटिव तो मॉड कभी हो ही नहीं सकता, मॉडुलस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो यहां से ये कंडीशन अपना आया, यहां से ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ओके, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेने पे हमें क्या मिलता है, r बिलोंग्स टू -8 से -2 यूनियन 2 से 8, ठीक है, r बिलोंग्स टू -8 से -2, जो प्रॉपर आंसर है अपना वो है r बिलोंग्स टू -8 से -2 यूनियन 2 to 8, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारा पास इतना ही पार्ट है, ठीक है, उधर वाला वो बेसिकली r को रेडियस मान के, वो r ग्रेटर देन 0 मान के सॉल्व किया है, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि r रेडियस ऑफ सर्कल है, अगर वो मेंशन्ड होता तब तो केवल यही आंसर होता, लेकिन वो भी चूंकि ऑप्शन वाला मेथड है तो अभी भी यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी वाला ये पोर्शन आंसर में नहीं है, लेकिन ये आंसर में है। तो ऑप्शन नंबर ए r 2 से 8 तक हो सकता है, लेकिन जो कंप्लीट आंसर है हमारा ये है, ठीक। ओके, नोट करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो बोला गया है वो रख दो, आ जाएगा। कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, नोट कर लो। ओके, स्क्रीन पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें 2 केस आते हैं, मुझे पता है अब एक केस उसमें इंक्लूड करोगे और एक केस आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। केस नंबर 2 और केस नंबर 4 जो मैंने बताया था ना, दोनों आएगा। एक कंडीशन, ठीक है, टच कर रहा है, और दूसरा कंडीशन, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इसमें कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई कराना होता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर है? दो सर्कल है, एक का सेंटर है -a,0, दूसरे का सेंटर है 0, -b, ठीक है। तो C1 C2 लेंथ ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर a² प्लस b²। अब तक तो ये सब कैलकुलेशन बिल्कुल आपके टिप्स पे आ गया होगा ना। R1 क्या है, पहले का R है रूट अंडर a² माइनस c, और R2 है
बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, C1 C2 भी मिल गया, R1 और R2 भी मिल गया। तो C1 C2 क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R1 क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी, और R2 है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी। ओके, अब कंडीशन लगाओ। थोड़ा सा मैं स्पेस चाहिए होगा मुझे, तो ये मिटा दूं, मिटा दो। ओके, अब ये दोनों केस को कंबाइन करके मैं लिखूंगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे पता है आपका डाउट होगा कि प्लस वाला केस में तो ठीक है, माइनस वाले केस में तो आपको मॉडुलस लगाना था ना। लेकिन वो मॉडुलस मैं क्यों लगाऊंगा भाई, जब इधर रूट अंडर है यानी स्क्वायर रूट है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू यील्ड ही नहीं कर सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब हम इसको ये डिफरेंस वाले में एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो हम मॉडुलस क्यों लगाएंगे, मॉडुलस नहीं लगाएंगे, वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, क्लियर है? ओके, अब सिंपल सा अप्रोच, सिंपल और सस्ता क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निपट गया, 2c इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी। 2 निपटाओ, अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर फिर से उड़ा। ठीक है, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी से सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी से डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देख लो, आ गया ना। बस ये ध्यान रखना है, टच का 2 कंडीशन आता है, एक इंटरनली टच कर रहा होगा, एक एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, दोनों का केस ध्यान रखना है। केस नंबर 2, केस नंबर 4, पांचों के पांचों केस आपको बस विजुअलाइज हो जाए ना, फिर ये सब तो कैलकुलेशन तो आप निपटा ही दोगे। ओके, अब जो हमारा 2 लास्ट का टॉपिक बच रहा है कॉमन टेंजेंट में, एक लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट और दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, दोनों डीसीटी टीसीटी दोनों। ठीक है, ये नोट कर लो, तो हम वो टॉपिक भी निपटा लें और उस पर भी क्वेश्चन कर लें। उस पर एक जेईई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें अच्छे से विजुअलाइज करने पे सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। बस दिक्कत ये है कि अगर आप ऐसे ही फंस गए फिर नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ विजुअलाइजेशन इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। और ये 1-2 दिन में विजुअलाइजेशन नहीं आता है, साल 2 साल आपको आदत रहेगा तभी आएगा विजुअलाइजेशन करने, इसलिए आदत बनाओ, नोट करो। मैंने बस एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, दूसरा भी वही क्यू पे जाके मीट करेगा। ठीक, अब पहला आता है इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ डीसीटी। ये कैसे निकालूं, अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या। मान लो क्यू का कोऑर्डिनेट आया अल्फा कॉमा बीटा, ये कैसे निकालोगे क्यू के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम जानते हैं क्यू C1 और C2 के ज्वाइन को R1:R2 का एक्सटर्नली डिवीजन करता है। ठीक है, R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्लियर है इतना? तो अल्फा कॉमा बीटा आपको नोन है, तो आप मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट y माइनस बीटा इक्वल्स टू m x माइनस अल्फा। ये है, उसके बाद किसी एक सर्कल पे
किसी एक सर्कल पे। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, इक्वेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट equal to radius in any of the circle। ठीक है, क्या करना है आपको, ये लाइन है, ठीक है, आया। अब इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू R2 कर लो इस सर्कल से, तो आपको दो वैल्यू मिल जाएगा m का, m के दो वैल्यू मिलेंगे तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्लियर है। क्या को करना है, पहले आपको अल्फा कोमा बीटा निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि Q जो है पॉइंट Q, इट एक्सटर्नली डिवाइड्स द जॉइन ऑफ C1 एंड C2 इन द रेशियो ऑफ R1:R2। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन करता है। ठीक है, उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रेडियस कर देंगे, या तो इस सर्कल से या तो इस सर्कल से। ओके, ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट रहता तब भी यही प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते ना, P के कोऑर्डिनेट निकालते, ठीक, उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रेडियस करते। ये क्लियर है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे, तो एक कंस्ट्रक्शन करो, D1 D2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, C2 से, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल ड्रॉ करा है हमने, तो ये भी 90, ये भी 90। क्लियर, तो ये भी D1 D2 ही है। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए, ये परपेंडिकुलर लेंथ और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए, ये लेंथ R2 के इक्वल होगा, तो जो ये लेंथ है वो कितना आएगा, जो बेस है वो आएगा R1 माइनस R2। क्लियर है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ आ जाएगा R2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2। तो अब D1 D2 पाइथागोरस अप्लाई करो, इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर, ये तो निकाल ही लेंगे, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D1 D2 क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ DCT क्या आ गया, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हमने प्रूफ करा, याद रखना। ठीक है, प्रूफ समझे ना, इक्वेशन निकाल लोगे ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, लेंथ निकाल लोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मुझे इसका लेंथ और इसका इक्वेशन बताना है, तो ये पॉइंट P हो रहा होगा, और हम जानते हैं पहले इक्वेशन ऑफ TCT। हमें P के कोऑर्डिनेट किसी भी तरह मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि we know that P divides the join of C1 and C2 in the internal ratio of R1:R2। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, तो P के कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा, ये है P का कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ TCT क्या आ गया, y माइनस बीटा इज इक्वल टू m x माइनस अल्फा। ओके, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रेडियस कर दो। ये अगर स्टेप 1 था तो स्टेप 2, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, m का दो वैल्यू आ जाएगा, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे P से पास करते हुए। ठीक है, P से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर रहा होगा, लेकिन ऐसे दो ही लाइन होंगे जिनका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू R हो रहा होगा।
ठीक है, आप किसी भी सर्कल पे ले सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द सर्कल, फ्रॉम एनी ऑफ द सर्कल। बस ख्याल क्या रखना है कि अगर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो और उसका लेंथ निकालना है तो इसी का रेडियस की इक्वेट, तो इसी के रेडियस को इक्वल करना, ठीक है। ये मत करना कि सेंटर इसका ले लेना, रेडियस इसका ले लेना, you'll not get the right answer ना that way, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ TCT निकालना है, तो T1 T2 क्या है? लेंथ ऑफ TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओके, यही हमें निकालना है। तो ये कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। C1 C2 का लेंथ आपको दिया हुआ है D, ठीक है, C1 C2 का लेंथ आपको दिया हुआ है D, ओके। तो ये कंस्ट्रक्शन करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करो, ओके, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दो इस पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप दी, क्लियर। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, C1 C2 और ये पॉइंट कुछ भी आया। अब देख लो, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा T1 T2, वही लेंथ है C1, इसको मान लो आप कुछ W, तो C1 W इक्वल्स टू T1 T2, ये भी लेंथ ऑफ TCT ही होगा, ठीक। तो देखो लेंथ ऑफ TCT क्या आ जाएगा? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस ये लेंथ, अब देखो क्या आ जाएगा, ये R1 और ये R2, देख रहे हो, ये अगर R1 है तो ये R2 होगा। यहां किसी को डाउट? पैरेलल, तो ये तो R2 ही होगा ना। देखो सारे एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो अगर ये R1 तो ये भी R1, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ TCT का होल स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ TCT आ गया T1 T2, जो कि लेंथ ऑफ TCT आया रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्लियरली दिख रहा है कि लेंथ ऑफ TCT जो होगा वो लेंथ ऑफ DCT से छोटा आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बड़ा आता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। वो दिख भी रहा है कि D स्क्वायर को ये ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जबकि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कम डैमेज पहुंचाएगा। क्लियर? नोट करो, पूरा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्वेश्चन करा देता हूं, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लो पहले तसल्ली से, उसके बाद हम तीनों के तीनों क्वेश्चन हम इलैबोरेट करेंगे। नोट कर लो ढंग से, फिर हम तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, समझ आया? जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन भर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्या है कि उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है, ठीक है। दोस्तों को भी बोलना।